हाय एवरीवन, अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर था अल्कोहल उसको समाप्त किए थे। आज इसी यूनिट का अगला चैप्टर फिनॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, अल्कोहल्स में हम लोग देखे थे कि उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप था हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, वह जुड़ा होता था कोई सैचुरेटेड कार्बन से, जो कि एक ऑपेन चेन का पार्ट होता था। इस बार भी OH ग्रुप ही फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इस बार फिनॉल में जो OH ग्रुप होगा ना, वह जुड़ा रहेगा कोई एरोमेटिक रिंग का कार्बन से। अब ये एरोमेटिक रिंग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें से जो मोस्ट कॉमन और सबसे सिंपलेस्ट है वह है बेंजीन रिंग। तो फिनॉल को जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं AROH। OH जहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो जुड़ा रहेगा कोई एरोमेटिक रिंग का कार्बन से। एरोमेटिक रिंग बताए कि अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन यदि इस एरोमेटिक रिंग में बेंजीन है, दिस वन बेंजीन, और इससे OH जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड का स्पेशल नाम ही है फिनॉल। कई नाम हैं, फिनॉल बोलते हैं, या इसी को हाइड्रॉक्सी बेंजीन भी बोला जाता है, इसी को आप बेंजीनॉल बोलोगे, और इसी को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। कार्बोलिक एसिड, ये कार्बोलिक एसिड दो वर्ड है, कार्बो और ये आया है ओलियम। कार्बो का मतलब कोल और ओलियम का मतलब ऑयल। तो देखो, ये जो कोल है, कोल टार एक होता है। कोल टार में 3 प्रकार के ऑयल होते हैं, एक हेवी ऑयल, दूसरा लाइट ऑयल और एक मिडिल ऑयल। हेवी ऑयल माने जो बहुत गाढ़ा रहेगा, लाइट में एकदम पतला रहता है, मिडिल माने बीच का। तो जो मिडिल ऑयल होता है कोल टार का, द मिडिल ऑयल ऑफ कोल टार, तो इस मिडिल ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था फिनॉल को रियूंज के द्वारा। इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया कार्बोलिक एसिड। कि यह जो कंपाउंड है फिनॉल, इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था कोल टार का मिडिल ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब चूंकि कोल का ऑयल से इसको अलग किया गया है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। कार्बो का मतलब बताया कोल, और वही जो है सो ओलियम से आया है। तो फिनॉल सबसे पहले आइसोलेट किया गया रियूंज के द्वारा कोल टार का मिडिल ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब फिनॉल जिसमें कि 5% वाटर होता है, तो फिनॉल का यदि 5% एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसको हम लोग कार्बोलिक एसिड ही बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्बोलिक एसिड क्या होता है। तो फिनॉल में भी यदि 5% उसमें वाटर रहे, तो यह एक लिक्विड होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, और इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोलिक एसिड। यह जो फिनॉल है, यह ट्रेसेस में मतलब बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है हम लोग का यूरिन में भी, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है यूरिन में हम लोग का या फिनॉल, जिसको कि हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोल रहे हैं। तो खैर, अभी हम लोग नाम पे गए कि फिनॉल तो इसका स्पेशल नाम ही है, या एक स्पेशल कैटेगरी हुआ कंपाउंड का, जिसमें OH ग्रुप एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से, और इसमें से भी यह एक स्पेशल कंपाउंड है। और इस एक कंपाउंड पे जो है हम लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसका मतलब यह एक कोई नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्या इसके यूज हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, वो तो हम लोग चैप्टर में देखेंगे ही। और फिर कार्बोलिक एसिड का नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले बताया कि रियूंज के द्वारा इसका किया गया डिस्कवरी। अब क्लासिफिकेशन की यदि बात करें, तो जैसे आप अल्कोहल को क्लासीफाई किए थे, उसी प्रकार से आप फिनॉल को भी कर सकते हो। एक OH ग्रुप है एरोमेटिक रिंग के पर मॉलिक्यूल, तो उसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलोगे। यदि 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। 3 OH लगे हुए हैं तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। तो देखो, एक OH जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड का तो नाम ही हुआ फिनॉल, दिस वन इज फिनॉल। अब इसी में यदि 2 OH ग्रुप हैं, 2 OH ग्रुप हैं ऐसे,
अब ये दोनों OH ग्रुप है तो पोजीशन इनका अलग अलग हो सकता है। इनका पोजीशन जो है 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, और अलग अलग पोजीशन के आधार पे इसका अलग अलग नाम है। उसी प्रकार से 3 OH भी हो सकता है, तो यह 3 OH होगा तो तीनों का यहाँ भी पोजीशन चेंज करेगा कि तीनों लगातार हों, एक छोड़ के हो या ऐसे अल्टरनेट हो, 1, 3, 5 पोजीशन पे हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH group per molecule, phenols are classified as monohydric, dihydric and trihydric. Monohydric phenol is that which contains only one OH group in the aromatic ring. Dihydric phenol is that which contains 2 OH group, and trihydric phenol is that which contains 3 OH groups per molecule. इसका नाम जो है कैटेकॉल, यदि 1,2 पोजीशन पे 2 OH ग्रुप है तो इसको हम लोग कैटेकॉल बोलते हैं, स्पेशल नाम है। और IUPAC नाम यदि लिखोगे तो बेंजीन रिंग है तो आप बेंजीन लिखो, 1 और 2 पे OH है तो 1, 2 और 2 OH है इसलिए डाईऑल, कॉमन में कैटेकॉल या फिर बेंजीन 1, 2 डाईऑल। इसका लिखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है। IUPAC नाम यदि लिखिएगा तो बेंजीन का हुआ बेंजीन 1, 3, 5 ट्राइऑल, ऐसा। और भी ऐसे अलग अलग कैटेगरी हैं जो नोट्स में देखोगे आप लिखा हुआ है। बस अभी हम लोग को समझना था कि फिनॉल का क्लासिफिकेशन है OH ग्रुप का नंबर के आधार पे। एक OH रहा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, 2 रहा डाईहाइड्रिक, 3 रहा ट्राइहाइड्रिक। हम लोग को इस चैप्टर में केवल मोनोहाइड्रिक फिनॉल मतलब केवल इस कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। कॉमन सभी कंपाउंड्स है लेकिन ये सभी हायर क्लासेस में। अब इसी फिनॉल में जो है कोई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल भी हो सकता है। यदि बेंजीन रिंग में केवल OH है तो यह हुआ फिनॉल। इसी में सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल हो सकता है कि यदि ऑर्थो पे एक CHO रहे तो यह कहलाता है सैलिसाइलल डिहाइड, सैलिसाइलल डिहाइड। इसी में यदि ऑर्थो पे कार्बोक्सिल ग्रुप रहे, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप रहे, यह कहलाता है सैलिसाइलिक एसिड। ऐसे अलग अलग डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। जब आप सैलिसाइलल डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड लोगे तो इसको आप फिनॉल की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो, क्योंकि इस केस में अब मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ दिस वन अल्डिहाइड और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम लोग फिनॉल का डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे, अल्डिहाइड का बोलेंगे। उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा, है ना। तो वैसे ध्यान में रखा जाता है। अब फिनॉल के स्ट्रक्चर की यदि बात करें हम लोग बॉन्डिंग का, तो फिनॉल में बेंजीन रिंग अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और यहाँ OH। आप इस कार्बन की बात करो जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना है sp2 और रीजन साफ है कि अगल बगल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये तो एक पाई हुआ, दिस वन इज ऑल्सो सिग्मा। और यदि आप बात करोगे इस ऑक्सीजन की तो इसके अगल बगल 2 सिग्मा हैं और एक 2 लोन पेयर हैं। तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन अंतर है, यहाँ sp2 हुआ तो 3 सिग्मा और 1 पाई के थ्रू, जबकि यहाँ sp3 हुआ 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर के थ्रू। अब इसके स्ट्रक्चर की ओर जाओगे तो देखो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन का sp3, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन ऑक्सीजन के बीच, यह सिग्मा बॉन्ड बना है कैसे, तो कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का sp3 ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। कैसे ओवरलैपिंग हुआ होगा देखते हैं हम लोग कि यदि फिनाइल रिंग है अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ जो कार्बन होगा इस कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल रहेगा, sp2 ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप यहाँ यदि ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का तो sp3 है ना, तो इसके 4 sp3 ऑर्बिटल हो गए, तो 4 में से तो एक यहाँ ओवरलैप करेंगे, बाकी 3 बचेंगे, ऐसा। अब इसमें से बाकी 3 जो बचे तो 1 सिग्मा बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो 1 सिग्मा आप हाइड्रोजन के साथ यहाँ दिखा दो, ऐसा। और बाकी 2 में लोन पेयर देख रहे हो,
तो ये हुआ sp3 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो ऑब्वियसली यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा बनेगा, तो सिग्मा बनेगा तो इस बॉन्ड का नाम हो जाना है sp2 sp3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ ये ऑर्बिटल sp3 है, ये s है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसका नाम sp3s सिग्मा बॉन्ड। एंड दीज टू आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग लोन पेयर, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग लोन पेयर। ऐसा, तो यहाँ से एक चीज़ हुआ क्लियर। अब यदि देखोगे इसमें कि इसका बॉन्ड एंगल वगैरह, तो बॉन्ड एंगल को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एक का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यह जो एंगल होगा, यह एंगल मतलब कि दिस वन, यहाँ तो दो लोन पेयर है। अच्छा, तो यह कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो एंगल है, दिस एंगल, यह कितना होना चाहिए? तो कंपेयर करोगे इसको आप वाटर मॉलिक्यूल से ऐसे, और जब वाटर मॉलिक्यूल से कंपेयर करोगे तो यहाँ तो एंगल होता है 104.5 डिग्री, समथिंग उसी के आसपास होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। अच्छा, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है 109.28 मिनट ऐसे, तो ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल भी नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे, तो लोन पेयर का रिपल्सन होगा तो एंगल तो डिक्रीज करता है। तो कितना होगा? तो देखो 109 और 28 मिनट इतना तो नहीं होने वाला, इससे कुछ ना कुछ कम होगा। तो कम क्या इतना होगा या इससे ज़्यादा होगा? तो इससे ज़्यादा होगा। क्यों? OH तो मैच कर गया, यहाँ H, जबकि यहाँ पूरा है बड़ा वाला फिनाइल रिंग। तो क्या होगा कि इस फिनाइल ग्रुप यहाँ जो है और ये हाइड्रोजन, ई दोनों के बीच कहीं ना कहीं अस्टेरिक रिपल्सन होगा। अस्टेरिक रिपल्सन मैंने बड़ा ग्रुप है ना, तो रिपेल करेगा तो कहीं ना कहीं बॉन्ड फैलेगा भी, तो लोन पेयर बॉन्ड को दबा रहा है, लेकिन ये जो अस्टेरिक रिपल्सन है बड़ा वाला फिनाइल ग्रुप के चलते ये कहीं ना कहीं बॉन्ड को फैलाएगा। तो ना तो बहुत कम होगा ना बहुत ज़्यादा, और यह अप्रॉक्स 109 डिग्री के आसपास होता है, मतलब वही नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के आसपास। फिनॉल एक पोलर मॉलिक्यूल है और पोलैरिटी ठीक ठाक है। यदि डायपोल मोमेंट की बात करें हम लोग फिनॉल के, तो वह डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट म्यू 1.54 डिवाई, जो कि बेहतर है। आप अमोनिया के डायपोल मोमेंट से कंपेयर करोगे तो उसका 1.46 होता है। अमोनिया से तो ज़्यादा ही पोलर हुआ, वाटर से कम पोलर है, लेकिन हाँ पोलर तो है, एक एप्रिसिएबल एक्सटेंट तक जो है पोलर है। और पोलर होने के पीछे वजह यदि हम लोग जानना चाहें तो यह जो OH बॉन्ड है, तो OH बॉन्ड में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी अंतर है। तो उस हिसाब से चलोगे तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, पार्शियल नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस करेगा इसके तरफ। एंड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉन्ड पेयर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम, एंड द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। एंड ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ दिस टू चार्ज इंड्स, due to the displacement of bond pair, the alcohol molecule is somewhat polar and has a dipole moment of 1.54 dpi। तो अब यदि इसमें देखोगे तो फिनॉल एक, मतलब फिनॉल में जो फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग, वह एक कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम कहने का मतलब इस रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स हैं, और कंजुगेटेड सिस्टम में भाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है। तो यदि आप लेते हो यहाँ फिनॉल और इसमें इलेक्ट्रॉन का आप डिलोकलाइजेशन यदि दिखाओगे ऐसा, इस तरह से, तो यहाँ यदि आप इसका डिलोकलाइजेशन दिखाओगे, इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करके ऐसे दिखाना चाहोगे, तो कुछ ऐसा बन जाना है कि डबल बॉन्ड OH, और यहाँ आ जाना है प्लस, ई खत्म। अब यहाँ एक बना पाई बॉन्ड।
अब यह पाई बॉन्ड में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं? देखो ये कार्बन का यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, बस यहाँ पाई कार्बन के साथ था और अब जो पाई बना ऑक्सीजन के साथ बना। तो यहाँ जो कार्बन का पाई बॉन्ड बना है वह बना है पी ऑर्बिटल से, पी ऑर्बिटल से बना है। पी में भी आप पीजेड ऑर्बिटल ले सकते हो। तो कार्बन का पीजेड ऑर्बिटल और इस कार्बन का भी वही पीजेड ऑर्बिटल था, लेकिन अब जब यहाँ पाई बॉन्ड बना तो ये कार्बन का पीजेड ऑर्बिटल है, जबकि ऑक्सीजन को यदि देखोगे तो ऑक्सीजन का जो है यह लोन पेयर था किसमें? sp3 ऑर्बिटल में। तो जब sp3 ऑर्बिटल का लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा तो आप यहाँ जो पाई बॉन्ड बोलोगे वह बोलोगे कि कार्बन का पीजेड है जबकि ऑक्सीजन का sp3 ऑर्बिटल है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड जनरली नहीं बनाते हैं, तो उस हिसाब से इसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि यह जो पाई बॉन्ड है वह ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल और कार्बन का 2p ऑर्बिटल इन दोनों से बना है। तो खैर आगे रेजोनेंस हम लोग देखेंगे तो वहाँ इसके बारे में डिटेल जानेंगे। अब आते हैं इस फिनॉल के प्रिपरेशन में। तो सबसे पहला जो इसका प्रिपरेशन है फिनॉल का वह है बाय डॉज प्रोसेस, बाय डॉज प्रोसेस। डॉ नाम है साइंटिस्ट का, और डॉ जो है बाप बेटा दो थे, दोनों मिलकर के जो है फिनॉल को कॉमर्शियली बनाने के लिए एक मेथड डेवलप किए, और यह काम उन्होंने खुद के लेबोरेटरी में किया। यूएसए में इनके नाम पे लेबोरेटरी है, डॉ लेबोरेटरी। तो सबसे पहले उसी लेबोरेटरी में इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग डॉज प्रोसेस के नाम से जानते हैं। प्रोसेस है क्या? तो इसमें क्लोरोबेंजीन को, क्लोरोबेंजीन जो है इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है अल्कली के साथ। एक्वस KOH या NaOH आप ले सकते हो, वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग, 623 केल्विन और 300 ATM के आसपास प्रेशर होता है, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन इन्वॉल्व होगा इसमें। और जब इस ड्रास्टिक कंडीशन में क्लोरोबेंजीन को अल्कली के साथ हीट करोगे तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर के हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, या Cl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा OH के द्वारा, और ये बनेगा कुछ ऐसा OH प्लस KCl। नॉर्मल केस में यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रीजन कि यहाँ जो क्लोरोबेंजीन है तो यहाँ भी रेजोनेंस के चलते डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर के चलते जो है ये बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है नॉर्मल केस में, इसलिए आपको ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर प्रेशर का इस्तेमाल करना होगा, स्ट्रॉन्ग हीट करना होगा तब। तो यहाँ बन गया फिनॉल। लेकिन प्रैक्टिकली अब रिएक्शन को आप समझो कि जैसे आप एक बीकर में क्लोरोबेंजीन लिए, उसमें आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH मिलाए और स्ट्रांगली हीट किए, रिएक्शन हुआ और फिनॉल बना। लेकिन कभी भी कोई भी रिएक्शन में 100% रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। यदि 100% रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बदल भी जाते हैं तो वह प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ कन्वर्ट करेगा ही करेगा। तो जैसे मान लो कि आप उस बीकर में जितना क्लोरोबेंजीन लिए थे और क्लोरोबेंजीन के जितने मॉलिक्यूल्स से वे 100% क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स फिनॉल में नहीं बदलेंगे, मैक्सिमम बदल जाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो अनरिएक्टेड रहेंगे ही। उसी प्रकार से KOH आप जितना लोगे तो 100% KOH जो है कंबाइन करके ऐसा नहीं कर देगा। तो कहने का मतलब कि उस बर्तन में आप कुछ अनरिएक्टेड क्लोरोबेंजीन है, कुछ अनरिएक्टेड KOH है और बाकी जो है बना हुआ फिनॉल है। मतलब एक ही बर्तन में आप क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, KOH, KCl चारों है। अब यह जो फिनॉल है ना वह एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है और एसिडिक है, एक एप्रिसिएबल एक्सटेंट तक एसिडिक है। ब्लू लिटमस को रेड करता है, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब यह एसिड है, रिएक्शन मीडियम में बेस प्रेजेंट है और जब कभी भी एसिड बेस दोनों एक साथ प्रेजेंट हो तो एक स्पॉन्टेनियस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर के क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो यह जो फिनॉल बना है ना इसको आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे। यह फिनॉल एसिडिक नेचर होने के चलते जो है
कंबाइन कर जाएगा KOH जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ से एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा जो कि स्पॉन्टेनियस है, इसलिए आपको कुछ करना नहीं है। एसिड बेस वहाँ रहेंगे तो खुद आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ये एसिड है तो H देगा, बेस है तो वो H देगा, और ये सॉल्ट और वाटर बन जाना है, सॉल्ट और वाटर। तो रिएक्शन के दरमियान फिनॉल बनेगा, लेकिन उस फिनॉल को आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे, अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वह तुरंत रिएक्शन कर जाएगा इस बेस से और ये बनेगा सॉल्ट। अब यदि इस इक्वेशन को जोड़ो तो फिनॉल को कैंसिल आउट करो, अब बचा क्या, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन को आप 2 KOH लिए, 2 मोल ऑफ KOH इक्वल्स हाई टेम्परेचर प्रेशर लिए 623 केल्विन 300 ATM, तो यह फिनॉक्साइड सॉल्ट बनेगा पहले, O माइनस K प्लस KCl प्लस H2O, दिस इज पोटेशियम फिनॉक्साइड। और इस पोटासियम फिनॉक्साइड का जब आप एसिडिफिकेशन करोगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ से एसिडिफिकेशन होने पर एसिड का H+ जाके वो माइनस से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा OH और KCl बाहर, एंड अगेन फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। और इस फिनॉल को आप तुम आइसोलेट कर सकते हो। आपने क्या किया कि क्लोरोबेंजीन को KOH से ट्रीट करवाया तो फिनॉल बना, सेम कंटेनर में फिनॉल KOH था तो वे आपस में रिएक्ट करके फिनॉक्साइड सॉल्ट बनाए। अब इस फिनॉक्साइड सॉल्ट को वहाँ से अलग कर लेना है उस रिएक्शन मीडियम से, और अलग करने के बाद इसमें डाइल्यूट HCl मिलाना है तो फिनॉल बनेगा। तो अब जो फिनॉल बनेगा इसको आप आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब इस मीडियम में कोई बेस प्रेजेंट नहीं है। तो यह जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ, क्लोरोबेंजीन माने हेलोबेंजीन को अल्कली से ट्रीट करवा करके पहले फिनॉक्साइड सॉल्ट बनाना और उस सॉल्ट का एसिडिफिकेशन करके फिनॉल बनाना, दिस कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज डॉच प्रोसेस। तो कन्वर्सन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, सेम इसको उतार देना है। क्लोरोबेंजीन को पहले 2 मोल अल्कली से ट्रीट करवा करके सॉल्ट बनाओगे, एसिडिफिकेशन करोगे तो क्या बन जाना है इससे, फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल बनाने का। अब इसमें से क्लोरोबेंजीन के रिएक्टिविटी के बारे में भी जो है हम लोग डील किए थे जब हेलोएरीन चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय। हेलोएरीन चैप्टर में जो है रिएक्टिविटी को हम लोग डील किए थे कि चूँकि क्लोरोबेंजीन इटसेल्फ बहुत कम रिएक्टिव है अल्कली की तरफ नॉर्मल केस में, तो इसके रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यदि आप यहाँ ऑर्थोपारा पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेते हो तो उस केस में इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगा और यह जो न्यूक्लियोफाइल है वो H- वो आसानी से अटैक करेगा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। आप कोई NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थोपारा पे जोड़ करके रिएक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हो, लेकिन फिर वह सब्सटीट्यूटेड फिनॉल बनेगा। हम लोग को तो बस ओरिजिनली फिनॉल बनाना था। तो यह एक इम्पॉर्टेंट मेथड हुआ डॉच प्रोसेस फिनॉल बनाने का। अब ऐसे ही एक और कॉमर्शियल मेथड फिनॉल बनाने का, और वह है रास्चिग प्रोसेस बाय रास्चिग प्रोसेस। अगेन यह एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस रास्चिग प्रोसेस में क्या किया जाता है कि बेंजीन को ट्रीट करवाया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन, एरियल ऑक्सीजन, एयर वाला ऑक्सीजन, इससे एक हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट भी होता है कॉपर और आयरन का, कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट जनरली CuCl2 FeCl3, और 500 केल्विन के आसपास इसको हीट करना है। बेंजीन जो ऑलरेडी एक लिक्विड है, इस लिक्विड से जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को ट्रीट करवाओगे इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इस टेम्परेचर पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बनता है क्लोरोबेंजीन और बाहर हो जाएगा H2O। मतलब बेंजीन का प्रत्येक कार्बन में तो एक हाइड्रोजन होता ही है, तो समझने के लिए आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये ऑक्सीजन इतना बाहर और क्लोरीन जाकर के जुड़ जाएगा यहाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन। तो इन रास्चिग प्रोसेस या मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैसेस इज पास्ड थ्रू बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट एट दिस टेम्परेचर टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। अब यह जो क्लोरोबेंजीन है
इस क्लोरोबेंजीन को स्टीम के साथ स्ट्रांगली हीट किया जाता है। क्लोरोबेंजीन जो है इसको आप स्टीम के साथ, H2O या स्टीम है, वाटर नहीं है, हाई टेम्परेचर 700 केल्विन पे जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ होगा, क्योंकि H2O तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इसी H2O को यदि आप ऐसे दिखाओ तो यहाँ से देखो HCl बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल। अच्छा, तो दिस इज रास्टिक प्रोसेस। Rastric process involves the reaction of benzene with a mixture of hydrogen chloride and oxygen, that is air, in the presence of cupric chloride and ferric chloride catalyst at about 500 Kelvin, in which chlorobenzene is first formed. When this chlorobenzene is strongly heated with steam, a superheated steam, so nucleophilic substitution reaction occurs and phenol is formed, and this overall reaction is known as Rastric process. तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रास्टिक प्रोसेस का रॉ मटेरियल क्या है, माने स्टार्टिंग मटेरियल जो लिया जाता है रास्टिक प्रोसेस में वह क्या रहता है? तो बेंजीन, ऑर्गेनिक में तो बेंजीन है, HCl और ऑक्सीजन माने एयर भी है। या ऐसे पूछेगा कि रास्टिक प्रोसेस के दरमियान कौन सा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है? तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ ब्रोमो और आइडो आप नहीं लोगे, क्योंकि ये जो पैटेंट रिएक्शन होते हैं, नेम रिएक्शन, इसमें वो जो यूज करते हैं हम लोग वही पढ़ते हैं, तो आप वहाँ ब्रोमोबेंजीन वगैरह नहीं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। तो यह था रास्टिक प्रोसेस। जैसे डॉच प्रोसेस देखे वैसे ही रास्टिक प्रोसेस, और यह एक लेटेस्ट मेथड है रास्टिक प्रोसेस। एक आप है कि बेंजीन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से भी जो है बना सकते हो फिनॉल। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से आप बना सकते हो। यह बेंजीन है, एयर लेना है, एयर वाला ऑक्सीजन है, और इसको जो है पास करवाना है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड कैटलिस्ट है, हाई टेम्परेचर 588 केल्विन। तो जब बेंजीन और एयर के मिक्सचर को पास करवाया जाता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड से, तो यहाँ बेंजीन का ऑक्सीडेशन होगा, और होना क्या है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है, कार्बन और माने कार्बन में जुड़ा हुआ, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ही ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बड़ा एक सिंपल, या इसको हम लोग बोले सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ है फिनॉल बनाने का, एकदम सिंपलेस्ट तरीका है कि आप बेंजीन का ऑक्सीडेशन करो एयर के साथ इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट यहाँ से जो है फिनॉल बन जाता है। हाँ, यील्ड जो है बहुत बेहतर तो नहीं, लेकिन हाँ बनता तो है फिनॉल। तो ऐसे कन्वर्सन भी डायरेक्ट आ सकता है बेंजीन टू फिनॉल। तो बेंजीन टू फिनॉल एक नंबर का कन्वर्सन है, तो डायरेक्ट आप इस रिएक्शन को चूज कर सकते हो, या फिर और बनाना चाहो तो बेंजीन से पहले आप क्लोरोबेंजीन बनाओ, रास्टिक प्रोसेस इन्वॉल्व करो, या फिर डॉच प्रोसेस कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन फिर अल्कली लगाओ, सॉल्ट बनाओ, ऐसे करके कई तरीके हैं। इसी बेंजीन को फिनॉल में बदलने का 3 तरीका, एक आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन किए, दूसरा रास्टिक प्रोसेस के थ्रू गए, और तीसरा डॉच प्रोसेस के थ्रू गए। तो तीनों केस में जो है फिनॉल ही बनने वाला है। तो ऐसे टोटल 3 मेथड्स आज हम लोग देखे फिनॉल बनाने का, और भी इसके कुछ मेथड्स हैं जिसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।